नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस स्पेशल सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब आर्टिकल 368 उसका क्या रिलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट से मतलब पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर मैं आम भाषा में बोलूं, सीधा-सा सवाल ये है कि पार्लियामेंट की जो पावर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने, क्या वो उस पावर को एक्सरसाइज करके जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, क्या उसमें भी बदलाव कर सकता है? मतलब फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लेके आ सकता है? इसी को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, वैसे तो देखिए आर्टिकल 368 के अंदर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पावर दी गई है पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट अगर चाहे तो मोटे तौर पर हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव लेके आ सकता है। और ये बात को रिकॉग्नाइज भी किया गया था। देखो, शुरू में सबसे पहले एक जजमेंट आई शंकरी प्रसाद नाम से। किस नाम से? शंकरी प्रसाद नाम से। इस शंकरी प्रसाद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो हमारी पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उस पावर को एक्सरसाइज करते करते अगर वो चाहे तो पार्ट 3 को मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और जजमेंट आया सज्जन सिंह का, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया और बोला कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट के संबंध। फिर दोस्तों एक जजमेंट आया जहां से पूरी कहानी बड़ी आगे, जिसका नाम है गोलकनाथ, गोलकनाथ का जजमेंट। अब ये जो दोस्तों गोलकनाथ का जजमेंट रहा, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है उसका वो इस्तेमाल करके हमारा जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकती। और क्या आधार बताया इस बात को कहने का? बोला कि हमारे जो पार्ट 3 है उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 13, वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है लॉ की और वो कहता है कि जो भी चीजें लॉ की डेफिनेशन में गिरती हैं उनके माध्यम से अगर किसी भी मौलिक अधिकार में बदलाव किया जाएगा या उनको छीना जाएगा तो वो वॉइड हो जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे। और लॉ की काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, उसमें सब कुछ है, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस, सब कुछ है। अमेंडमेंट स्पेसिफिकली नहीं लिखा है पर हाँ काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। तो गोलकनाथ की जजमेंट में बोला गया कि जब पार्लियामेंट अमेंड करती है तो वो जो एक्शन है वो लॉ की डेफिनेशन में गिरेगा आर्टिकल 13 के अंदर। और अगर अमेंडमेंट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो जो प्रक्रिया है वो शून्य कहलाएगी। ठीक है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि उसके माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सके। अब इससे जो हमारी सरकार है, जो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पे, वो थोड़ा सा नाराज हुई और वो एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई दोस्तों, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके माध्यम से हमारा ये जो आर्टिकल 13 है इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें लिखा गया कि भारतीय संविधान का जो संशोधन है मतलब जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा। तो मतलब जस्ट अपोजिट बात बोली गई जो गोलकनाथ में बोली गई। तो गोलकनाथ को इम्प्लाइडली ओवर रूल करने की कोशिश की गई इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको चैलेंज किया गया कौन सी जजमेंट में? केशव नंदा भारती की जजमेंट में। आप सबने सुना होगा जजमेंट के बारे में, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, 13 जजेस की बेंच इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। केशव नंदा भारती के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 24th के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सही बात है। और कोर्ट ने इस बात से एग्री किया कि जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरता है। जिसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट के संबंध में वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को, किसी भी अंग को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग पार्ट 3, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरते हैं आर्टिकल 13 के अंदर। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर ये जो पावर है अमेंडमेंट की एब्सोल्यूट नहीं है। कहने का मतलब है पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकती है पर कुछ भी ऐसा अमेंड नहीं कर सकती है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। और आई दोस्तों हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन। पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से सर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो हमारे देश की पहचान, जैसे सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, जैसे सोवर्निटी का प्रिंसिपल, जैसे इक्वालिटी का प्रिंसिपल, जैसे लिबर्टी का प्रिंसिपल, कि अगर इनमें बदलाव किए गए तो हमारे देश की पहचान ही बदल जाएगी, पहचान ही छिन जाएगी। तो ऐसे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें चेंजेस नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। उसके अलावा वो जो चाहे वो चेंजेस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास काफी कॉम्प्रिहेंसिव पावर। अब ये जब केशव नंदा भारती की जजमेंट आई, इसके रेस्पॉन्स में सरकार भी शांत नहीं बैठने वाली। एक नया अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd 1976 में। केशव नंदा आया 1973 में, उसके रेस्पॉन्स में 1976 में ये अमेंडमेंट आ गया और इसके माध्यम से आर्टिकल 368 में बदलाव किए गए और उसमें दो बातें लिख दी गई, क्लॉज 4 में और क्लॉज 5। उसमें लिखा गया कि जब भी कोई अमेंडमेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। तो मतलब जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता किसी भी अमेंडमेंट का कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है या नहीं। ये पहली बात लिखी गई। और दूसरी बात वही कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरता है और उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि मतलब ये कहना कि किसी भी पार्ट को हम अमेंड नहीं कर सकते, वो नहीं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रावधान को अमेंड कर सकती है। इसको स्पेसिफिकली लिख दिया उन्होंने क्लॉज 5 के अंदर, आर्टिकल 368। अब इसके रेस्पॉन्स में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 1980 में आया, जिसके अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये जो दो बदलाव किए गए थे आर्टिकल 368 के अंदर, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया। और किस आधार पे करार किया गया? कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं। मतलब जिस अमेंडमेंट के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को न्यूलिफाई करने की कोशिश करी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उसी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की जो अमेंडमेंट है उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। तो अभी क्या निचोड़ निकल के आता है दोस्तों? निचोड़ ये निकल के आता है कि पार्लियामेंट के पास काफी कॉम्प्रिहेंसिव पावर है। वो हमारे भारतीय संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी अंग को अमेंड कर सकते हैं, फिर वो चाहे प्रीएम्बल हो, फिर वो चाहे फंडामेंटल राइट हो या कुछ भी। बस वो केवल उन एरियाज को नहीं टच अपॉन कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। पर बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट के तौर पर किसको माना जाएगा, किसको नहीं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो केस बाय केस डिसाइड करता है कि कोई भी प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। और अगर वो हेल्ड आउट करता है किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी प्रावधान को बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर, उसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाए। उम्मीद है दोस्तों ये जो चर्चा रही हमारी छोटी सी, आप सभी लोगों को समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो सेशन को लाइक करें मत, बिना मत जाइएगा। और वो मेरे लिए मोटिवेशन है ऐसे और सेशन बनाने के लिए। बाकी आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के अंदर। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।